नमस्कार दोस्तों। आप आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो डे 2 है, ठीक है। आज हम, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज हम सिलेबस के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्री के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि प्री के सिलेबस को कैसे इन्हेंस करना है, उसको कैसे एनालिसिस करना है। आज हम पूरा यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है, ठीक है, उसका पूरा एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि सिलेबस क्यों देते हैं, सिलेबस है क्या, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस, जब मैं बात सिलेबस की कर रहा हूँ तो सिर्फ प्री का ही सिलेबस नहीं है, उसमें मेंस भी है और उसमें आपका इंटरव्यू भी है, ठीक है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सिलेबस मतलब प्री का हो गया, मेंस का हो गया, ठीक है, तो वो इंटरव्यू को इंक्लूड नहीं करता है। बट यहाँ पे जो मेजर बात ये है कि जब आप तैयारी करो यूपीपीसीएस की, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से ढालना है, अपने मेंटल लेवल को इस तरीके से लेके जाना है कि आप ओवरऑल सभी पूरी एग्जाम की तैयारी करें, ना कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन की, चाहे प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे जिसी की हो। तो मतलब स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन आपको ये चीज समझनी होगी कि एक्चुअली में सिलेबस है क्या यूपीपीसीएस का, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो आज सवाल देखेंगे वो ये है कि सिलेबस एक्चुअली में हमें लोक सेवा आयोग सिलेबस देता क्यों है, ठीक है। सिलेबस किस लिए देता है, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है। दूसरा सवाल ये है कि सिलेबस क्या है। पहले तो हम देखेंगे सिलेबस क्यों देता है लोक सेवा आयोग, ठीक है, और सिलेबस है क्या, उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आते हैं अपने पहले सवाल पे कि लोक सेवा आयोग हमें जो यूपीपीसीएस का सिलेबस देता है वो इसलिए देता है क्योंकि सिलेबस के होने से क्या है, एक दायरा सेट होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस की अगर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होगी तो पता चला एस्पिरेंट जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। और लोक सेवा आयोग के जो पेपर एग्जामिनर हैं, जो सेटर हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा चीजें मिसमैनेज हो जाएंगी। तो इसलिए लोक सेवा आयोग आपको एक सिलेबस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जिससे जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें परिशिष्ट 3 दिया होगा। जब आप अपना नोटिफिकेशन देखेंगे लोक सेवा आयोग का, देखेंगे कि लोक सेवा आयोग एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता है नोटिफिकेशन की। उस नोटिफिकेशन को जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 8 पे, ठीक है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, और पेज नंबर 8 पे नोटिफिकेशन के साफ साफ लिखा है परिशिष्ट 2 में परीक्षा की योजना, ठीक है, जिसमें पहला है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, फिर आपका दूसरा दिया हुआ है मुख्य परीक्षा, फिर तीसरा दिया हुआ व्यक्तित्व परीक्षा, ठीक है। और उसके बाद परिशिष्ट 3 में उसी पेज में आपका प्रॉपर प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सामान्य हिंदी से लेके यानी पेज नंबर 9 पे आपकी मेंस की डिटेलिंग दी हुई है, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्रिंट आउट ले लेना है, पेज नंबर 8 से लेके और पेज नंबर 9-10 तक 3 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। और उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है वैसे तो ज्यादा लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज क्या है कि जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, ठीक है, मेंस हम जब प्री हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास सिर्फ 5 ही महीने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास सिर्फ नवंबर तक का ही टाइम है। तो उसके हिसाब से हम प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे और प्रीलिम्स के सिलेबस को और उसके पूरे पेपर को हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम पूरे सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा यूपीपीएससी सिलेबस एक्चुअली में है क्या। तो ये जो एग्जाम है ये 3 स्टेजेस में होता है, आप सभी को पता है। इसके टोटल 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज प्रीलिम्स का है, प्रिलिमिनरी एग्जाम का है। दूसरा स्टेज जो इसको क्वालिफाई करने के बाद होता है, मेंस का। और तीसरा आप सभी को पता है कि ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है प्रीलिम्स एग्जाम की, जो कि स्टेज 1 है। स्टेज 1 में आपके 2 पेपर होते हैं, जैसे आप सभी जानते हो। 2 पेपर में जीएस 1 के पेपर की स्पेशलिटी ये है कि आपके जो मेरिट है, यानी आपकी जो मेरिट डिसाइडिंग है, वो जीएस 1 पे ही होगी। जीएस 2 जिसको सीसैट बोलते हैं,
इस पेपर को हम CSAT भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये पेपर आपको क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ 33% ही मार्क्स लाने हैं। इसके मार्क्स आपके पेपर में ऐड नहीं होते हैं, यानी आपकी जो मेरिट बनती है वो एक्चुअल में आपके ऐड नहीं होते हैं। आप 33 मार्क्स लाएं या 90 मार्क्स लाएं, इसमें मैटर नहीं करता है। इतना है कि आप जिसको क्वालिफाई कर ले 33% ला के, बस। ठीक है, जो मेन मेरिट बनती है वो GS1 पे ही बनती है। ठीक है, अब इस GS1 का पैटर्न क्या है, इसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं, 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के, यानी कि अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन 1.3 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1.3 मार्क्स के अप्रोक्स बैठता है। ठीक है, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, टाइम 2 घंटे का होता है, तो अगर आप उस टाइम के हिसाब से देखें और 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स, तो लगभग आप देखेंगे एक सवाल पे 1 मिनट से भी कम मिल रहा है आपको। ठीक है, ये चीज बहुत गौर करने वाली है। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपको देखना पड़ेगा कि कम टाइम में हम ज्यादा से सही क्वेश्चन कर पाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाए, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, अब जब आप अपने PDF कॉपी की, इस सिलेबस की PDF कॉपी देखेंगे, पेज नंबर 8 पे परिशिष्ट 3 दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे परिशिष्ट 3 दिया है। ठीक है, हो सकता है छोटा दिखाई ना दे रहा हो। जब आप पेज नंबर 8 खोलोगे अपने UPPSC नोटिफिकेशन का, उसमें पेज नंबर 8 पे परिशिष्ट 3 दिया हुआ है, जिसमें साफ तौर पे आपका प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है। मोटा मोटा सिलेबस क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपके प्रीलिम्स के GS1 के पेपर में करंट अफेयर्स है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 आपका इतिहास है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आपका इतिहास दिया हुआ है, जिसमें भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत के इतिहास में आपका एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, प्लस स्पेशली फोकस ऑन द भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। उसी तरीके से ज्योग्राफी का दिया हुआ है। ज्योग्राफी में पॉइंट नंबर 3 में जब आप पढ़ोगे लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल शामिल है। ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आप मोटा मोटा समझो सिलेबस लेके कि सिलेबस है क्या। ठीक है, तो पहला आपका है समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर। ठीक है, फर्स्ट आपका करंट अफेयर फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा आपका इतिहास है, जिसमें भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा आपका भूगोल है यानी ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है, चौथा आपका है संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। पांचवा आपका आर्थिक एवं मानव विकास है, इकोनॉमी। ठीक है, छठा आपका एनवायरनमेंट है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। सातवां आपका साइंस है और आठवां आपका यूपी स्पेशल। तो कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स, लगभग मोटा मिला के 8 सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 8 विषयों को मिला के 150 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, कितना वेटेज है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हमारा जो फोकस है वो है UPPSC का सिलेबस के ऊपर, कि ओवरऑल सिलेबस क्या है UPPSC में। ठीक है, प्रीलिम्स के सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो अगली आ रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो है प्रीलिम्स में आपने देखा 2 पेपर है, GS1 8 सब्जेक्ट से। ठीक है, आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स GS1 में है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स 2 घंटे का। ठीक है, अब आते हैं GS2 में। GS2 में जैसा आपको पता है ये क्वालिफाइंग होता है, मैंने पहले बताया था। 33% आपको लाने हैं, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, यहाँ पे होते हैं 150, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि मैथ्स है आपकी, रीजनिंग है, थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, आपको एक टिक करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे क्या है, मैथ्स होती है आपकी, रीजनिंग होती है आपकी, थोड़ा सोचने में और सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स में टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं 50, पर टाइम आपको पूरा 2 घंटे दिया जाता है। ठीक है, तो कंपेरेटिव टू द GS1 आपको यहाँ पे टाइम ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, आपका कंप्रीहेंशन आता है नंबर 1, नंबर 2 आता है आपका रीजनिंग आती है,
मैथ्स आती है नंबर 3 पे, ठीक है, हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। तो मोटा मोटा इसमें भी 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेट आते हैं। इसका भी सिलेबस आपके पीडीएफ में दिया हुआ है। सीसेट का तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेंस की तरफ। अच्छा, एक बार आपने, अब सवाल एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सवाल है कि प्रीलिम्स में कितना स्कोर कर लें कि हम मेंस क्वालिफाई कर जाएं, यानी कि हमारे प्रीलिम्स का कितना स्कोर हो जाए, ठीक है। हमारे प्रीलिम्स का कितना स्कोर हो जाए कि हमारा मेंस, हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो जो अभी तक की मेरिट्स गई हैं जितनी भी, मोटी मोटी थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होता है। आपको ध्यान देना है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट में आने के लिए आपको लगभग लगभग 60 to 70% का स्कोर चाहिए। इसका मतलब है 60 to 70% का मतलब है कि आपको 150 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 90 से 100 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? आपके हर हाल में 90 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट सही होने ही चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब आप बाउंड्री लाइन पे होते हो ना, लेट सपोज आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, 85 क्वेश्चन सही हैं, जैसे इस बार सुनने में आ रहा है 2024 में, 2025 में, ठीक है, जो मैरिट गई वो लगभग लगभग 92 या 93 क्वेश्चंस के आसपास गई है, ठीक है। उसके पहले 2024 में जो गई थी वो लगभग लगभग 78 क्वेश्चंस के आसपास गई थी, ठीक है। तो ये वेरिएशन आता है, ठीक है, ये वेरिएशन आता है आपके कट ऑफ में। प्रॉब्लम ये होती है जो एस्पिरेंट बाउंड्री लाइन पे होता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पर थोड़ा सरल आ जाता है, कई बार टफ आ जाता है, तो मेरिट प्लस माइनस होती है। बट मोटा मोटा अंदाजा ये माना है कि अगर आप 65 to 70% स्कोर करते हो तो वो सेफ साइड माना जाता है, ठीक है। आप सेफ हो, आप मेंस की तैयारी ले लो, ठीक है, और आपको टोटल 4 महीने मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपका दिसंबर में हो रहा है तो ऑब्वियसली ये है कि मार्च लास्ट या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका मेंस होगा जाके, तो आपको 4 महीने पूरे मिल जाते हैं। नहीं तो होता क्या है, आप कंफ्यूज रहते हो 2 महीने तक, 2 महीने बाद रिजल्ट आता है, फिर आपको 2 महीने मिलते हैं, तो वहां पे इशू बहुत कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, यहाँ पे फिर अनसर्टेनिटी रहती है मेंस की क्वालिफाइंग में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अपना प्रीलिम्स का स्कोर आप अच्छा रखें, ठीक है, 70% के आसपास स्कोर करें, जिससे आप ये श्योर हो जाए कि आप मेंस में एनरोल हो ही रहे हो, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में आपको रखनी है। नाउ अब आते हैं अपने मेंस के ऊपर, ठीक है। मेन जो हमारा है, ठीक है, वो टोटल 8 क्वेश्चन पेपर हैं उसके, सभी को पता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन पेपर आपके टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं 1500 मार्क्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका रैंक डिसाइडर है, ये आपका तय करेगा कि आपको कौन सी रैंक या कौन सा पद मिलने जा रहा है, ठीक है, मेंस। ऐसा क्यों है? मेंस आपका रैंक डिसाइडर है क्योंकि ये जो 1500 मार्क्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मेंस के, जो 8 क्वेश्चन पेपर मिला कर रहते हैं, इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं? 100 मार्क्स हैं। इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपके 100 मार्क्स हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे मेंस में आपके कुल मिला के 1500 मार्क्स होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वहां पे एवरेज सबको 50-55 के आसपास मिल जाता है। तो डिफरेंस जो होता है वो 15-20 मार्क्स का होता है, हालांकि वो बहुत मैटर करता है, बट उस लेवल पे मैटर नहीं करता जितना कि मेंस के मार्क्स मैटर करते हैं। मेंस में इतना इंटेंस कंपटीशन होता है कि आपके अगर एक पेपर में 5-5 मार्क्स कम है ना, मैं कह रहा हूँ 2-2 भी मार्क्स कम है, तो सीधे 15 मार्क्स, 5 मार्क्स कम है 40 मार्क्स, 10 मार्क्स कम है 80 मार्क्स, 10 मार्क्स अगर आपके कम है हर सब्जेक्ट में,
ठीक है, कुछ लोग आप देखो 5 मार्क्स से बीट हो रहे हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई 10 मार्क्स है, कोई 20 मार्क्स है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मेंस की तैयारी भी बहुत अच्छे से करें, अपार्ट फ्रॉम द प्री की तैयारी। आप कुछ भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, अगर उसका लेना देना मेन से है तो थोड़ा बहुत, जैसे प्री आ रहा है आपका, प्री से 2-3 महीने पहले आप मेंस फोकस ना रखें, लेकिन अगर आपके पास 5-6 महीने हैं तो थोड़ा मेंस की तरफ भी हल्का सा, जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ पे भी हिस्ट्री है, यहाँ पे ज्योग्राफी है, यहाँ पे ज्योग्राफी है, यहाँ पॉलिटी है, यहाँ इकोनॉमी, यहाँ भी इकोनॉमी है। तो जो सिमिलर सब्जेक्ट हैं प्री और मेंस के, उसके ऊपर थोड़ा फोकस देख सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे प्रीलिम्स के बाद, तो आपको कुछ भी नया नया नहीं लगेगा कि नहीं देखा नहीं है। आपके दिमाग में प्रीसेट रहेगा कि हाँ ये सिलेबस है, मुझे ये कवर करना है। ठीक है, एथिक्स का आप एकदम बाद में छोड़ सकते हो, एथिक्स एकदम अलग सब्जेक्ट है मेंस का। ठीक है, बाकी जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सारे मिलते जुलते हैं। आप मतलब कभी कभी उठा के इनको देख सकते हो, ताकि आपको एकदम से मेंस में कम टाइम में झटका ना लगे। ठीक है, ये बहुत मेन डिसाइडिंग स्टेज होता है मेंस का। यहाँ पे आप गड़बड़ करोगे आपको रैंक नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली सभी टॉप रैंक के लिए करते हैं, सभी एसडीएम डीएसपी वीडियो ही के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है मेंस पे, प्रीलिम्स के बाद। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सिलेबस आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस की तैयारी, आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मेंस क्वालिफाई कर लिया, मेंस में मार्क्स कम है तो आपकी रैंक नहीं आएगी, रैंक भी आ गई तो रैंक अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। बहुत ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि ये जो मेंस है आपका, ये आपका रैंक डिसाइडिंग है। ठीक है, मतलब बिना इसके रैंक डिसाइड नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, आप सभी का सपना है कि नहीं, हर कोई चाहता है डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने, बीडीओ बने। तो कौन दे रहा है वो रैंक? वो रैंक ये मेंस दे रहा है आपका। ठीक है, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ठीक है, बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो ये जो होता है ये लिखित होता है, जैसा आपको पता है ये लिखित होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको एमसीक्यू नहीं मारने हैं, इसमें आपको लिखना है। लगभग अगर आप ये 2 सब्जेक्ट छोड़ दें टॉप के, ठीक है, ये 2 ऊपर के सब्जेक्ट छोड़ दें, 150-150 मार्क्स के जो होते हैं सामान्य विधिमत के, बाकी सारे पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, टाइम 3 घंटा। ठीक है, टाइम जो होता है सभी में 3 आवर्स ही मिलता है, चाहे कोई भी पेपर हो, आपको 3 आवर्स टाइम ही लिखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कोई बहुत टफ है, होता है लेकिन मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, वही पैटर्न कि आप, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, नोट्स बनाए, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें इसके प्रीवियस क्वेश्चन की, मॉक टेस्ट की। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, होता है, लोग करते हैं 4 महीने में तैयारी करते हैं मेंस की, और करने वाले 4 साल में भी नहीं कर पाते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसके 8 क्वेश्चन पेपर के ऊपर। 1500 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पेपर हैं। ध्यान देने वाली बात है, पहला जो है वो समान हिंदी है, जिसमें ग्रामर, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, ये सब आता है। ठीक है, 150 मार्क्स का होता है, 3 घंटे। दूसरा जो इसका सब्जेक्ट है वो निबंध है, 150 मार्क्स, 3 निबंध आपको लिखने हैं। ठीक है, 50-50 मार्क्स के। ठीक है, तीनों के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देना चाहते हो। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये निबंध इतने टाइम में लिखना है, ये निबंध इतने टाइम में लिखना है। आपके ऊपर है। 600 से 700 वर्ड होते हैं। जनरली लोग 5 पेज 4 पेज के अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। ठीक है, GS1 आपका, ठीक है, 200 मार्क्स, ये आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी से रिलेटेड है। GS2 आपका अगेन 200 मार्क्स, 3 आवर टाइम, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, GS3 आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये GS3 है। आप सिलेबस देखिएगा, बिना सिलेबस देखे आपको बात नहीं करनी है। जब भी आप देख रहे हो ये वीडियो, तो आपको सिलेबस देख के रखना है। ठीक है, जब मैं बात करती हूँ आपको सिलेबस ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान रखिए। GS4 आपका एथिक्स है। ठीक है, एथिक्स अगेन बाद में बात करेंगे। ये आपका नीति शास्त्र होता है, इसमें 6-7 चैप्टर हैं। वो जब आप मेंस की तैयारी करोगे उसमें हम बात करेंगे। अभी हम जस्ट एक ऊपर का मोटा मोटा बता रहे हैं। ठीक है, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे फिर हम मेंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, GS5 यूपी स्पेशल है। ठीक है, 200 मार्क्स का है।
अगेन हिस्ट्री पॉलिटी यूपी स्पेशल, यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो हिस्ट्री होती है, जो ज्योग्राफी होती है, वही इसमें पूछी जाती है, इंडिया से रिलेटेड नहीं। ठीक है, GS6 यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो नीचे के दो पेपर हैं, ये यूपी स्पेशल है दोनों। ठीक है, आप देखोगे जब सिलेबस उठा के तो GS 5 और 6 दोनों ही यूपी स्पेशल है, यानी कि यूपी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी की ज्योग्राफी के, यूपी की सिक्योरिटी के, यूपी की हिस्ट्री के, यूपी के आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपके 1500 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेज सेकंड हो गया। तीसरा स्टेज जो आपका सबसे लास्ट स्टेज है, वो है आपका इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक ट्रायो बनाया था ऐसे करके, ये ट्रायो क्या है, अगेन मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, जो मन में होगा, जो मेमोरी में होगा, यानी जो साइकोलॉजी में होगा, वही वचन में होगा। जो आप पढ़ेंगे, जो आप देखेंगे, वही बोलेंगे ना, और जो बोलेंगे वही कर्म करेंगे। तो मन और वचन को अच्छा रखिए, कर्म करने को आपको यूपीपीसीएस देगा। ठीक है, आपको मन और वचन अपने अच्छे रखने हैं, तभी आपको कर्म करने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो जो वाचा है, ठीक है, मनसा आपका प्रीलिम्स और मेंस में देखा जाता है कि आपके मन दिलो दिमाग में क्या है। ठीक है, आपके वाचा, ठीक है, ये आपका इंटरव्यू स्टेज में पूछा जाता है कि आपके वचनों में क्या है, जो आपने लिखा है वैसे कुछ है भी कि नहीं है, या आपने लिखा कुछ और है और बोलते आप कुछ और। तो उस चीज को जज करने के लिए, उस पर्सनालिटी को जज करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इंटरव्यू कंडक्ट करता है। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये डिसाइडिंग तब होता है 100 मार्क्स का कि आप ऐसा समझिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी एकदम बाउंड्री पे मैरिट होती है। अगर आप मैरिट देखेंगे, ठीक है, तो लेट सपोज मैंने 2025 की शीट डाउनलोड की है मैरिट की। ठीक है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव लेवल की है, ठीक है, जो मेंस की कट ऑफ गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये शीट है 2024 मेंस की। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि आपके डिप्टी कलेक्टर की जो अनरिजर्व यानी जनरल की जो रैंक गई है, वो गई है 951 से 900 तक। ठीक है, और जो ओबीसी हैं उनकी गई है 898। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की गई है 893, ये ऑफिशियल है। ठीक है, 893 गई है। अब इस चीज को आपको समझना है। अब ऐसा समझिए जिसके इंटरव्यू में मार्क्स 5 मार्क्स भी कम है, वो डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनने से रह गया। अब उसके दिल से पूछिए कि अगर उसका इंटरव्यू अच्छा चला जाता, ठीक है, 5 मार्क्स ज्यादा मिल जाते उसे, तो उसे वो रैंक मिल जाती जिसके लिए वो तैयारी कर रहा था। ठीक है, या वो डीएसपी बनना चाह रहा था। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे डीएसपी के लिए, ठीक है, जो जनरल की रैंक गई है, वो गई है 886 से लेकर 900। ठीक है, और जो ओबीसी की रैंक गई है, ईडब्ल्यूएस की गई है, वो 876 गई है, यानी 10 मार्क्स कम। ओबीसी गई है 883 से 874, 883 नंबर। ठीक है, और 886 नंबर, आप समझना मतलब 883, अगर आपके 886 आ रहे हैं जनरल में, तो आपको डीएसटी मिल रहे हैं, 900 आ रहे हैं तो आप एसडीएम बन रहे हैं। आप मेरी बात समझ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो 886 पे आपको डीएसपी मिल पा रही है। ठीक है, और 900 रैंक पे आपको एसडी मिल पा रहा है, तो 15 मार्क का डिफरेंस। ठीक है, अब आप ऐसा समझिए कि इंटरव्यू में एक आप आए हैं, सपोज 60 मार्क्स आए हैं, और एक के 75 आए हैं, जो जनरली आते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 मार्क का डिफरेंस है 60 और 75 का, ये आपको वो पोस्ट दिलवा सकता है जो 15 मार्क है, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल रहती है, एसडीएम के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लें। इसलिए मैं कहता हूँ हर स्टेज, चाहे वो प्रीलिम्स का स्टेज हो, चाहे मेंस का स्टेज हो, चाहे इंटरव्यू का स्टेज हो, हर चीज इंटरकनेक्टेड है।
तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मन से, वाचा से और कर्मणा से अपने आप को इंटीग्रेटेड तैयारी रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप जाके गालियां दे रहे हैं जाके पड़ोस में जाके। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। आपकी पर्सनालिटी में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब आप बात करें तो आपका दिखना चाहिए कि आप वाकई में एक सिविल सर्वेंट के लिए एस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई ये भी ना बोले कि नहीं, आप मन से कुछ और हैं, जबान से कुछ और है और दिल से कुछ और है। तो इसी के साथ में ये पूरी डिटेलिंग हमको आज करनी थी। ठीक है, अगली वीडियो में यानी कल की वीडियो में हम प्रीलिम्स के GS1 का, ठीक है, GS1 का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सब एंजॉय करेंगे इस डिटेलिंग को। उसके बाद में हम अपना कोर्स सिलेबस स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे, एक हम टाइम टेबल बनाएंगे कि आपको कितने दिन में, कौन से महीने हम कौन सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम ये पूरा प्रिलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे 5 महीने में। ठीक है, और हम ये करके रहेंगे, आपको इस बात का भरोसा रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तैयारी करते रहिए।